देखिए अगला चैप्टर है किरचॉफ के नियम। आप वैद्युत चालन पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैद्युत चालन से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसको आप पूछिएगा। और अगला चैप्टर जो है किरचॉफ के नियम और सरल परिपथ, महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम एवं सरल परिपथ। देखिए जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने बात को। और क्योंकि ये विद्युत के बेस पर आधारित है, विद्युत का पूरा बेस इसमें है, तो इसमें सामान्य क्वेश्चन भी आपको, वर्डिंग वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ साथ जो है वो फिगर वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। फिगर वाले क्वेश्चन में आपको प्रतिरोध का क्वेश्चन जो इसके पहले वाला चैप्टर था उसमें बताया गया है, उसमें कई क्वेश्चन हैं और संधारित्र के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली किरचॉफ का नियम बहुत फेमस है, ठीक है। किरचॉफ के दो नियम हैं, वो दोनों नियम आपको बताए जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि वैद्युत सेल क्या होता है। वैद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल क्या है, पहले आपको ये समझना है। देखिए वैद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस है। क्या है ये सेल? क्या होती है? सेल एक डिवाइस होती है, ठीक है ना। वैद्युत सेल जो है यह एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके, बदल करके या परिवर्तित करके किसी परिपथ में धारा प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। समझ रहे बात को? किसी परिपथ में धारा प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। यह जो युक्ति है, जो डिवाइस है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल कहते हैं। ये वैद्युत सेल है हमारा। जैसे टार्च का सेल आपने देखा है, टार्च का सेल, तो टार्च के सेल के भीतर क्या होता है? केमिकल पदार्थ भरे होते हैं, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण भरा होता है, समझ रहे बात को। नवसादर की लुगदी लपेटी रहती है, जिंक का कूल रहता है, कार्बन की रॉड रहती है। तो कहने का मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ हैं वो सब अरेंज किए जाते हैं और रासायनिक पदार्थ के थ्रू रासायनिक घटनाएं होती हैं और उसको हम जब कहीं लगा देते हैं तो हमको विद्युत ऊर्जा मिलती रहती है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि विद्युत सेल क्या करता है, तो आप सीधे बताएंगे कि वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है, ठीक है। ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। ये सेल वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक सेल को हम कहते हैं प्राथमिक सेल। क्या कहते हैं उसको? प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो सेल होता है उसको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं या द्वितीयक सेल कहा जाता है। एक को प्राथमिक सेल कहते हैं और दूसरे को द्वितीयक सेल कहते हैं। समझ रहे हैं ना। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल या ऐसी युक्ति जिसका एक बार उपयोग आप कर लें लेकिन बार बार उपयोग उसका नहीं हो सकता है, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे टार्च का बल्ब है, उसको आप यूज करते करते जब वो टार्च का बल्ब सेल खत्म हो जाएगा तो आप उसका रीयूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि उसको आप चार्ज कर दें फिर से यूज कर लें, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राथमिक सेलों में जो पदार्थ भरे होते हैं उन पदार्थों का जो मैटर होता है वो खत्म हो जाता है। जब वो रासायनिक पदार्थ भी कंज्यूम हो जाते हैं, उपयोग में ला चुके होते हैं, तो फिर उसका आप रीयूज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेलों को हम कहते हैं प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल, जिनका केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। समझ गए बात को? और अगर ऐसे सेल हमारे पास हैं जिनका यूज हम बार बार कर सकें, तो ऐसे सेलों को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। उसमें एक सीसा संचायक सेल है, सीसा संचायक सेल, ठीक है ना। और एक जो है नीफे सेल होता है, कहने का मतलब जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड घोल होता है, ठीक है।
तो ये इस तरह के सेल होते हैं द्वितीयक सेल, जिसका यूज हम बार बार कर लेते हैं। आपके घर में जो इमरजेंसी लाइट होती है छोटी सी, है ना, जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, उसको आप क्या करते हैं, जब एक बार खत्म हो जाता है फिर से यूज कर लेते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं। जब चार्ज करके फिर से यूज कर ले रहे हैं तो ऐसे सेलों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। समझ गए बात को, क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल कहेंगे। थोड़ा खिड़की खोलिए, तो आवाज गूंजेगी यहां से। ठीक, इसे क्या कहेंगे हम, द्वितीयक सेल कहेंगे। ठीक है इतना। चलिए, विद्युत सेल क्या समझ गए हो गया। अब हम आते हैं विद्युत वाहक बल के बारे में। विद्युत वाहक बल, या इसको हम क्या कहते हैं, EMF, इसको हम EMF कहते हैं, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल इसको कहा जाता है। क्या चीज है ये विद्युत वाहक बल, क्या होता है। देखिए, जब किसी सेल से हम ऊर्जा लेते हैं, जब किसी सेल से ऊर्जा लेते हैं और परिपथ में ऊर्जा का प्रवाह हम करते हैं, समझ रहे हैं, सेल से ऊर्जा लेंगे और परिपथ में ऊर्जा का प्रवाह हम निरंतर बनाए रखेंगे, तो क्या होगा, सेल से ऊर्जा ली जाएगी ना। बिना सेल से ऊर्जा लिए परिपथ में धारा प्रवाह रह सकता है, नहीं रह सकता। बिना सेल से ऊर्जा लिए परिपथ में धारा प्रवाह बना नहीं रह सकता। ठीक है, बात को समझ गए इतनी बात। परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखना है तो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाएगी, परिपथ में उसी से धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो सेल द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा ही विद्युत वाहक बल का स्रोत है। विद्युत वाहक बल का मतलब कोई बल नहीं है, फोर्स नहीं है, इसको हम न्यूटन में नहीं माप सकते। विद्युत वाहक बल को हम न्यूटन में नहीं माप सकते। विद्युत वाहक बल इस तरह का बल नहीं है, बल्कि वो सेल द्वारा दी जाने वाली एनर्जी है। एक तरह से विद्युत वाहक बल सेल द्वारा दी जाने वाली एनर्जी है। और इसको परिभाषित करना अगर है तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं परिभाषित। ये हमारा सेल है, देख रहे हैं, किसी परिपथ में अगर सेल को डिनोट करना होता है, प्रदर्शित करना होता है, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे और यहाँ एक छोटी लाइन खींच देंगे तो सेल हो जाएगा। ये परिपथ में हो गया। यहाँ पर एक प्रतिरोध है, ऐसे। इस सेल का विद्युत वाहक बल E, विद्युत वाहक बल क्या होता है, E होता है, कैपिटल E। विद्युत वाहक बल का संकेत क्या होता है, कैपिटल E होता है। यहीं से धारा निकल करके पूरे परिपथ में जाएगी। ये प्रतिरोध का मतलब कि परिपथ में बल्ब लगा होगा या छोटे छोटे जो भी यंत्र लगे होंगे, ये उसके लिए प्रतिरोध यहाँ पर लगा होगा। मान लीजिए Q कूलम आवेश, आवेश प्रवाह को ही तो हम कहते हैं धारा। आवेश प्रवाह की समय दर को ही धारा कहा जाता है। तो वैसे ये आवेश मान लीजिए पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रहा है। ये आवेश पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रहा है। सेल के बाहर भी प्रवाहित हो रहा है और सेल के अंदर भी प्रवाहित हो रहा है। सेल के बाहर भी प्रवाहित हो रहा है और सेल के अंदर भी प्रवाहित हो रहा है। ठीक है ना। तो क्या होगा, ये सेल के बाहर या आवेश जाएगा, अंदर जाएगा, तो एक यह पूरा Q आवेश सेल सहित, मतलब सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, सेल सहित पूरे परिपथ में ये प्रवाहित हो जाए। ठीक है, सेल सहित पूरे परिपथ में ये आवेश प्रवाहित हो जाए, तो इस अवस्था में कुछ सेल द्वारा ऊर्जा दी जाएगी या सेल द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। तो अगर Q आवेश को प्रवाहित करने में सेल सहित की बात हो रही है, अंदर भी, क्योंकि अगर बाहर तार लगा हुआ है, बाहर आवेशों के प्रवाह होने में रेजिस्टेंस काम करेगा कुछ, और कुछ ऊर्जा व्यय होगी, सेल द्वारा ऊर्जा दी जाएगी, तब जाकर के आवेश पूरे परिपथ में तारों के माध्यम से प्रवाहित होगा। तो बाहर अगर हमको ऊर्जा मिलनी चाहिए तब प्रवाहित होगा, तो सेल के घोल के भीतर भी अगर आवेश जाएगा, क्योंकि परिपथ कैसे पूरा होगा, आवेश जो है वह धन प्लेट से निकलेगा और पूरा परिपथ होते हुए ऋण प्लेट पे आके मिल जाएगा। तो अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ जाएगा, तब न परिपथ पूरा होगा इतना उसका।
ठीक है। तो सेल के अंदर भी जाना उसको है, तो सेल का जो घोल होता है, जो लिक्विड होता है, वह भी धारा के मार्ग में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में अगर W कार्य किया गया है अथवा W जूल ऊर्जा व्यय की गई है, तो Q आवेश प्रवाहित होने में अगर W ऊर्जा व्यय हुई है, तो एकांक आवेश को प्रवाहित होने में व्यय होने वाली ऊर्जा हो जाएगी W/Q। क्या हो जाएगी? W/Q हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहेंगे? E कहेंगे या विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है। तो अब परिभाषा इसकी बना सकते हैं। Q से हमने भाग दिया है, इसका मतलब कि एकांक आवेश हो गया। भाई Q आवेश को प्रवाहित करने में W कार्य किया गया, तो अगर एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कार्य निकालना हुआ तो Q से डिवाइड किया गया, तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय की जाती है, इसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक है। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय की जाती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। समझ गए बात को? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा ऊर्जा व्यय की जाती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति बटे हो जाएगा। Q क्या है? आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है। तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। किसका मात्रक है ये जूल प्रति कूलाम? ये मात्रक है आपका विद्युत वाहक बल का। जूल प्रति कूलाम अर्थात वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को जो वोल्ट करते हैं, जूल प्रति कूलाम अर्थात वोल्ट मात्रक है किसका? ये है विद्युत वाहक बल का। तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वह जूल प्रति कूलाम है, या इसको हम वोल्ट कह सकते हैं। तो विद्युत वाहक बल मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। बात क्लियर हो गई कि? ठीक है। क्या मात्रक हो गया? वोल्ट इसका मात्रक हो गया। ठीक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया है। समझ गए? सेल में वास्तव में होता क्या है, इतना क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय की जाती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है। इसका सूत्र हो जाएगा E = W/Q। ठीक है। इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। विद्युत वाहक बल जो होता है वो सेल का गुण होता है। ठीक है। सेल में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप प्रयोगशाला में जाएंगे तो वहां पर सेल, एक सेल तो आप रेगुलर देखेंगे। कौन सेल है वो? लेक्लांसे सेल। क्या सेल होता है? लेक्लांसे सेल। तो लेक्लांसे सेल जो हमारा होता है, उसमें एक घोल रहता है। ये घोल किसका होता है? ये घोल होता है अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है, या इसको हम कहते हैं नवसादर का घोल होता है। नवसादर या अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है। लेक्लांसे सेल में अलग अलग सेलों में अलग अलग घोल होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड या नवसादर का घोल होता है। इसमें दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट जो है वो कार्बन की होती है, कार्बन छड़ होती है, जो कि धन प्लेट का काम करती है। एक छड़ कार्बन की होती है जो धन प्लेट का कार्य करती है। दूसरी प्लेट जो है वो ऋण प्लेट होती है, जो जस्ते की होती है, जस्ते की प्लेट है, और यह ऋण प्लेट का कार्य करती है। तो कार्बन की जो छड़ है वो धन प्लेट का कार्य करती है, और जस्ते की छड़ ऋण प्लेट का कार्य करती है। समझ गए बात को? अब जब घोल में डाल देंगे इसको आप, तो जो अंदर के आयन होते हैं वो वियोजित होते हैं। जब वियोजित होंगे तो धन वाले जो आयन है वो एक पर जाएंगे,
और ऋण वाले आयन दूसरे पर जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों प्लेटें जो है वो इसी प्रकार से धन आवेशित ऋण आवेशित होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जब विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जब परिपथ से जोड़ेंगे आप इस परिपथ में इसको, तो उस परिपथ में धारा बहनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्रिएट होगा तभी जो है धारा बहेगी। ठीक है, तो धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब धारा जब बहनी प्रारंभ हो जाती है तो आवेश यहाँ से निकलकर इस प्लेट पे आएगा, फिर अंदर भी जाएगा। समझ बात को, ये अंदर भी गति करेगा, अंदर भी आवेश ये जाएगा, पूरे परिपथ में चक्कर लगाएगा, तो जो ऊर्जा लेगा उस ऊर्जा का मान हम रख ले यहाँ पर, और जितना आवेश जा रहा है उस आवेश की मात्रा से डिवाइड कर दें, तो जो मिलेगा हमको वही हमारा क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। अब क्लियर हो गया होगा ना। अच्छा, विद्युत वाहक में आपको बताया कि ये जो है सेल का गुण होता है। कहने का मतलब कि सेल के घोल पर निर्भर नहीं करता, ये सेल का घोल ज्यादा है कि सेल का घोल कम है, या जो इसमें इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, छड़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, एक को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, दूसरे को निगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो ये इलेक्ट्रोड आपके डूबे हुए हैं, इलेक्ट्रोडों की लंबाई पर, चौड़ाई पर, मोटाई पर नहीं निर्भर करता ये। हाँ, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड सुचालक है कि कुचालक है, इस पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन इलेक्ट्रोडों के आकार प्रकार पर और सेल के घोल पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। कहने मतलब कि सेल में अगर इलेक्ट्रोड दूर दूर हो तो हम ये नहीं कहेंगे विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, और नजदीक हो तो कम होगा, ऐसा नहीं कहेंगे कुछ। ठीक है ना, तो ये हो गया विद्युत वाहक बल आपका। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आ जाइए टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। क्या टॉपिक है, टर्मिनल विभवांतर। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब किसी सेल से हम ऊर्जा लेते हैं, आपने सेल से ऊर्जा लिया, ठीक है, W ऊर्जा लिया, ध्यान दीजिएगा कि W ऊर्जा लिया और Q आवेश को प्रवाहित करा दिया। तो जब Q आवेश प्रवाहित होगा और सेल ऊर्जा देगा W, तो इसका मतलब सेल का वाहक बल हो गया W/Q। ठीक है यहाँ तक, W/Q। अब यह जो ऊर्जा ली गई, मान लीजिए 50 जूल ऊर्जा ली गई, और परिपथ में कई तरह के प्रतिरोध हैं। समझ रहे बात को, कई तरह के प्रतिरोध है, मतलब ऊर्जा कहीं व्यय न होगी तो प्रतिरोध कई तरह के हैं। जैसे यहाँ पर कुछ छोटा छोटा संधान, कुछ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर छोटे से पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई और उपकरण लगा हुआ है, तो कुछ ऊर्जा यहाँ व्यय होगी, कुछ यहाँ व्यय होगी, कुछ यहाँ व्यय होगी, सारी ऊर्जा मिला करके पूरे परिपथ में व्यय होनी है। समझ गए बात। हाँ, कुछ ऊर्जा बाह्य परिपथ में व्यय होगी, कुछ आंतरिक परिपथ में होगी, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि W जो ऊर्जा है ये सेल सहित कहा गया है। तो सेल में दो तरह के परिपथ हैं, एक सेल का बाह्य परिपथ है और दूसरा सेल का आंतरिक परिपथ है। आंतरिक मतलब घोल वाला। तो ये जो बाह्य परिपथ हमारा है, इसमें मान लीजिए W1 ऊर्जा यहाँ पे व्यय हो रही है A और B के बीच में, W2 ऊर्जा यहाँ व्यय हो रही है B और C के बीच में, W3 ऊर्जा यहाँ पे हो रही है C और D के बीच में। बात क्लियर हुई ना। W1 ऊर्जा यहाँ पे हो रही है, W2 यहाँ पे हो रही है, W3 यहाँ पे हो रही है। तो जो आप E = W/Q लिखे हुए हैं, इसको हम कर सकते हैं E = W1 + W2 + W3 + अगर और भी कर सकते हैं। परिपथ में जितने प्रकार के ऑब्स्टेकल हैं या अवरोध हैं, उन सब में ये ऊर्जा व्यय होगी। तो W1 + W2 + W3 सबको जोड़ करके अगर 3 ही मानते हैं तो डिवाइड बाई Q हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे W/Q + W2/Q + W3/Q, और अगर आगे है तो आगे भी ऐसे रहेगा। ठीक है यहाँ तक। अब W/1/Q का समझ में आ रहा है। W1 जो है वह व्यय होने वाली ऊर्जा है, कहां पर, पहले वाले खंड में।
W2 क्या है, व्यय होने वाली ऊर्जा है दूसरे वाले खंड में। W3 क्या है, व्यय होने वाली ऊर्जा है तीसरे वाले खंड में। समझिए बात। तो ये अलग अलग खंडों में व्यय होने वाली ऊर्जा है, ठीक है। और उसमें आवेश से भाग दिया, समझिए विद्युत वाहक बल ये भी तो हुआ। भाई हमने कहा ना W/Q जो है विद्युत वाहक बल है, ये पूरे परिपथ का हो गया। लेकिन अगर एक खंड की बात करें हम तो क्या होगा, इस छोटे से खंड के लिए ये विद्युत वाहक बल हुआ, इस छोटे से खंड के लिए ये विद्युत वाहक बल हुआ, इस छोटे से खंड के लिए हुआ। तो उसी का स्वरूप ये भी है। लेकिन क्योंकि ये परिपथ के अलग अलग खंडों में व्यय हो रहा है, इसलिए हम इसको विद्युत वाहक बल न कह करके टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। परिपथ के अलग अलग खंडों में व्यय होने वाली ऊर्जा और आवेश की मात्रा का जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस आगे और भी है तो आगे भी दिखाएंगे इसे। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट। लेकिन V1 V2 V3 जो है ये टर्मिनल विभवांतर आपके हो गए, ये वायु परिपथ के लिए है। इन सब का योग E के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल यानी इसमें जो ऊर्जा में हो रही है वह वायु और आंतरिक दोनों में है। और ये तो हमने चर्चा जो किया ये वायु के लिए केवल है। तो V1 V2 V3 ये वायु परिपथ के सभी टर्मिनल विभवांतर का योग है। अब इसमें अगर हम आंतरिक परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा को ऐड कर दें तब जाकर के पूरा मिलाकर E के बराबर होगा, है ना, समझ गए ना। इसलिए विद्युत वाहक बल जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है और टर्मिनल विभवांतर हमेशा छोटा होता है, क्योंकि उसमें आंतरिक परिपथ शामिल नहीं होता। तो विद्युत वाहक बल जो होता है E इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल विभवांतर V। V क्या है, V जो है सम है, योग है, V1 V2 V3 सबका योग भी है। सभी को जोड़ लेंगे तब भी ये V जो है E से कम ही रहेगा, क्योंकि ये वायु परिपथ के लिए है। आंतरिक परिपथ का इसमें जो ऊर्जा है आंतरिक परिपथ की वो जोड़नी पड़ेगी। तो टर्मिनल विभवांतर मतलब हो गया परिपथ के विभिन्न खंडों में व्यय होने वाली ऊर्जा और आवेश की मात्रा का जो अनुपात होता है उसे उस अलग अलग खंड के लिए क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। बात समझ गए। अब यहां तक आप समझ गए कि इसके आगे जो है आंतरिक प्रतिरोध आपको उठाना है। ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसको हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है।